क्या आपने कभी सुना है कि 2000 साल पहले भारत पर आक्रमण करने वाले वो लोग कौन थे, जिन्होंने न सिर्फ हमारी सीमाओं को बल्कि हमारी संस्कृति को भी बदल डाला? इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक बार जरूर दिखते हैं, लेकिन इतने जल्दी गायब हो जाते हैं कि दोबारा जिक्र भी नहीं आता। इंडो ग्रीक, शाका, कुशन, शायद आपने भी इनका नाम कभी एक दो लाइन में पढ़ा होगा। लेकिन सच तो ये है कि इन लोगों का असर इंडिया पर कुछ सालों या दशकों का नहीं, सदियों तक रहा। इनका रोल सिर्फ इन्वेजन तक ही लिमिटेड नहीं था। इन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट और रिलीजन, ऑलमोस्ट हर चीज को टच किया और क्वाइटली धीरे धीरे इतना डीपली जुड़े कि कई चीजें आज भी हमारे साथ हैं, बस हमें पता नहीं। जैसे शक संवत, ये कोई रैंडम हिस्टोरिकल टर्म नहीं है। ये वही कैलेंडर सिस्टम है जो आज भी इंडिया में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है। लेकिन ये शक लोग थे कौन, कहां से आए थे, और क्या ऐसा कुछ किया था कि उनके नाम पर आज भी ऑफिशियल संवत चलता है? और बात सिर्फ इतनी भी नहीं थी। कुछ रूलर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कॉइन्स पर भगवान शिव और भगवान बुद्ध दोनों की इमेज एक साथ छापी, वो भी उस दौर में जब रिलीजन आइडेंटिटी का मेन हिस्सा हुआ करता था। सोचिए, एक आउटसाइडर आकर ऐसा स्टेप लेता है, मतलब क्लियरली ये लोग सिर्फ कॉन्कर नहीं कर रहे थे बल्कि समझ भी रहे थे। ये सब लोग बाहर से आए थे, लेकिन अपने साथ सिर्फ तलवारें नहीं लाए थे, आइडियाज लाए थे, सिस्टम्स लाए थे और एक ऐसा पर्सपेक्टिव लाए जो इंडिया को सिर्फ लड़ाई के मैदान से निकालकर एक कल्चरल क्रॉसरोड बना रहा था। अब जब हम इन फॉरगॉटन फॉरेनर्स की बातें करते हैं तो वो बस कॉन्करर नहीं लगते, वो ऐसे लोग लगते हैं जो इंडिया की कहानी के अंदर क्वाइटली बैठ गए, बिना ज्यादा शोर किए। शायद इसलिए हमें इनके नाम याद नहीं रहते, लेकिन असर आज भी बाकी है। अभी तक हमने बस सतह छुई है, अब थोड़ा गहराई में सोचिए। क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि जो लोग 2000 साल पहले भारत में आए, वो आखिर आए कहां से थे? सेंट्रल एशिया, ईरान, ग्रीस, और वो आए क्यों थे? क्या उनका मकसद सिर्फ लड़ाई झगड़ा था या कुछ और? असल में रीजन सिर्फ इन्वेजन नहीं थे। कुछ लोग यहाँ ट्रेड के लिए आए, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो रिलीजन और आइडियाज को साथ लेकर आए थे। हर कोई एक जैसे इरादों से नहीं आया था, और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब सोचिए, अगर ये लोग इंडिया तक ना आते तो क्या बुद्ध धर्म इतना दूर तक फैल पाता? चाइना, सेंट्रल एशिया, यहां तक कि जापान तक जो बुद्धिज्म पहुंचा, क्या वो संभव था? और सिल्क रूट, जो पूरी दुनिया को एक नेटवर्क से जोड़ता था, क्या वो भारत को छू पाता? इस स्टोरी में सिर्फ डेट्स और डायनेस्टीज नहीं है, इसमें है पूरा पावर प्ले, राजाओं की पॉलिटिक्स, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, अचानक हुए धोखे, और उसके बीच चलता हुआ ट्रेड और रिलीजन का मूवमेंट। और जो चीज सबसे खास है वो है इन सब का असर। ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये वो लेगेसी है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। तो अब शुरू करते हैं उस दौर की असली कहानी, जब बाहर से आए कुछ लोगों ने इंडिया की दिशा ही बदल दी। उनका नाम था कुषाण। आगे की कहानी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये कुषाण थे कौन। कुषाण नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये नाम खुद उन्होंने रखा था या किसी और ने? असल में जो कुषाण कहलाए वो शुरू से इसी नाम से नहीं जाने जाते थे। ये नाम ग्रीक सोर्सेस से आया था और शायद उनकी प्रोनाउंसिएशन या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बना था। ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस ने इन्हें कुशन कहा, लेकिन ये नाम उनके पूरे एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता था। इनका असली संबंध एक बहुत पुरानी सेंट्रल एशियन ट्राइब से था, जिनका नाम था यूएजी। अब ये यूएजी कौन थे? यूएजी एक घुमंतू जनजाति थी, ओरिजिनली नॉर्दर्न चाइना के गंसू प्रांत में रहती थी। ये लोग अपने घोड़ों और छोटे ट्राइबल ग्रुप्स में बंटे हुए क्लैन बेस्ड सिस्टम के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? असल वजह थी एक और ताकतवर जनजाति का राइज, जिनका नाम था शियोंगनू। ये लोग आज के मंगोलिया और इनर चाइना के इलाकों से थे और काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे थे। उन्होंने यूएजी को अटैक किया और धीरे धीरे उन्हें गांसू से निकाल दिया गया। यूएजी को मजबूरी में वेस्ट की ओर माइग्रेट करना पड़ा, यानी धीरे धीरे वो सेंट्रल एशिया की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फोर्स्ड माइग्रेशन ने ही आगे चलकर उन्हें एक ऐसा एम्पायर बनाने का मौका दिया जो इंडिया तक आ पहुंचा। मतलब जो ट्राइब चीन से निकाली गई थी, वही आगे चलकर इंडिया में कुषाण नाम से एक पावरफुल डायनेस्टी बनी। लेकिन इस ट्रांजिशन के बीच क्या क्या हुआ और यूएजी से कुषाण बनने का सफर कैसा था? जब शियोंगनू ने यूएजी पर हमला किया तो वो सिर्फ एक टेरिटोरियल लड़ाई नहीं थी, ये पूरी आइडेंटिटी पर हमला था। शियोंगनू एक बहुत ही अग्रेसिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड नोमैडिक पावर थे जो नॉर्दर्न चाइना के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल करना चाहते थे। उनका मकसद था
बाकी सारी ट्राइब्स को या तो अपने अधीन करना या निकाल देना। या यूएजी हार गए, और ये कोई छोटी हार नहीं थी। उन्हें अपना हजारों साल पुराना होमलैंड छोड़ना पड़ा। गांसू प्रांत, जहां उनका मूल निवास था, वो अब पीछे छूट गया और मजबूरी में वेस्ट की तरफ माइग्रेशन शुरू हुआ। अब ये माइग्रेशन भी सिंपल नहीं था। ये लोग एक साथ नहीं निकले थे, अलग अलग क्लैंस, अलग अलग लीडरशिप्स के साथ धीरे धीरे मूव कर रहे थे, और इस जर्नी में कई साल लग गए। सेंट्रल एशिया पहुंचने तक यूएजी पूरी तरह फ्रैगमेंटेड हो चुके थे, अलग अलग ग्रुप बन गए थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यूएजी 5 मेजर पार्ट्स में बंट गए, यानी 5 ट्राइब्स या क्लैंस में। इन 5 में से ही एक क्लैन था जिसने आगे चलकर खुद को एस्टैब्लिश किया, और वही कहलाए कुषाण। कुषाण बाकी यूएजी ग्रुप से थोड़ा अलग निकले। उन्होंने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकली और मिलिटरीली खुद को स्टेबलाइज किया और धीरे धीरे डोमिनेंस बनाना शुरू किया। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है कुजुला कड़फिसेस से। ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन कुशन एम्पायर के फाउंडेशन में इनका सबसे बड़ा रोल था। करीब 30 ईस्वी के आसपास कुजुला कड़फिसेस ने बाकी छोटे छोटे यूएजी क्लैंस को अपने लीडरशिप के नीचे यूनिफाई करना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि अब फ्रैगमेंटेड ट्राइबल सिस्टम से एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनने लगा था। उन्होंने सिर्फ एक मिलिट्री लीडर की तरह काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्लोली अपना टेरिटोरी एक्सपैंड करना शुरू किया। बैक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान का हिस्सा, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और फिर धीरे धीरे इंडिया की तरफ उनकी नजर गई। कुजुला कड़फिसेस का टाइम बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन ऐसा रखा कि उनके बाद वाले रूलर्स एक प्रॉपर एम्पायर बना पाए। अब आगे जानेंगे कि ये एम्पायर कैसे बना और कैसे एक ट्राइबल रेफ्यूजी ग्रुप ने साउथ एशिया का इतिहास बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, यूएजी से कुषाण बनने का प्रोसेस तो समझ आ गया, पर ये इंडिया तक कैसे पहुंचे? कौन कौन सी जगहों से गुजरे और क्या क्या हुआ इस सफर में? इस पूरे जर्नी की शुरुआत होती है बैक्ट्रिया से, जो आज के अफगानिस्तान में है। बैक्ट्रिया उस वक्त कोई कमजोर इलाका नहीं था। वहां ग्रीक रूलर्स का कंट्रोल था, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद कई ग्रीक जनरल्स ने सेंट्रल एशिया के हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया था, और बैक्ट्रिया उनमें से एक था। लेकिन कुशन लीडर्स, खासकर कुजुला कड़फिसेस, ने मिलिट्री और स्ट्रैटेजी दोनों में डोमिनेंस दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ग्रीक रूलर्स को पीछे धकेलना शुरू किया और पूरा बैक्ट्रिया कब्जा लिया। अब ये सिर्फ एक टेरिटोरियल जीत नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक जीत थी, क्योंकि पहली बार कोई सेंट्रल एशियन ट्राइब जिसने खुद डिस्प्लेसमेंट झेला था, अब ग्रेको बैक्ट्रियन जैसी पुरानी और डेवलप्ड सत्ता को हटा रही थी। बैक्ट्रिया पर कंट्रोल मिलते ही कुशन्स के पास एक लॉन्च पैड बन गया आगे बढ़ने का, और अब बारी थी उस चैलेंज की जिसे पार करना आसान नहीं था, हिंदुकुश। हिंदुकुश वो पहाड़ी रेंज है जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को अलग करती है। इससे गुजरना सिर्फ जियोग्राफिकल चैलेंज नहीं था, बल्कि क्लाइमेट, लॉजिस्टिक्स और सर्वाइवल के लिहाज से भी बहुत टफ था। लेकिन कुशन्स तैयार थे। उन्होंने हिंदुकुश पार किया, और यहीं से उनका असली इंटरैक्शन भारत से शुरू होता है। लेकिन यहाँ कोई वेलकम पार्टी नहीं थी। इस रीजन में पहले से ही कई पावर्स थीं, जैसे इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन और इंडो पार्टियंस। हर एक पावर का अपना हिस्ट्री, आर्मी और रीजनल डोमिनेंस था। इंडो ग्रीक्स अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में बचे हुए थे। इंडो साइथियंस यानी शकों ने वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल बना रखा था, और इंडो पार्थियंस यानी पार्थियन मूल के रूलर्स कुछ समय के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में एक्टिव थे। कुषाणों को आगे बढ़ने के लिए इन सबको फेस करना था, कभी सीधा युद्ध, कभी अलायंसेस और कभी धोखे से। लेकिन कुशन्स ने हर एक कंपेटिटर को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप उन्होंने खुद को सिर्फ एक माइग्रेटिंग ट्राइब से आगे बढ़ाकर साउथ एशिया की एक नई पावर बना लिया। जब कुजुला कड़फिसेस ने एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर दी, तो उसके बाद बारी आई उनके बेटे की, विमा कड़फिसेस, वीमा कड़फिसेस। अब विमा सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन में रुचि नहीं रखता था, उसके पास एक विजन था एम्पायर बिल्डिंग का। उसने न सिर्फ बैक्ट्रिया और हिंदुकुश को कंसोलिडेट किया, बल्कि धीरे धीरे साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, यानी इंडिया के भीतर। और यहां से एक नया स्टेज शुरू होता है, जहां कुशन पावर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गंगा घाटी तक पहुंचती है। गंगा घाटी यानी इंडिया का सबसे फर्टाइल, रिच और पॉलिटिकली क्रूशल रीजन। विमा कड़फिसेस ने इस एरिया में न सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस बनाई, बल्कि ट्रेड, करेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी डेवलप करना शुरू किया। इसी दौरान आपको कुशन कॉइन्स मिलते हैं, जिन पर सोने के इस्तेमाल के साथ साथ इंडियन गॉड्स और ग्रीक सिंबल्स दोनों नजर आते हैं, जो बताता है कि अब ये सिर्फ घुमंतु लुटेरे नहीं थे, बल्कि फुल फ्लेज्ड रूलर्स बन चुके थे। और फिर आता है वो नाम जिसने इस पूरे एम्पायर को पीक तक पहुंचाया, कनिष्क।
अगर विमा ने एक्सपेंशन किया था तो कनिष्क ने ट्रांसफॉर्मेशन किया। कनिष्क सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक विजनरी था, एक स्ट्रैटेजिस्ट था और शायद सबसे बड़ी बात, एक कल्चरल इंटीग्रेटर था। उसने ना सिर्फ युद्धों से जीत हासिल की बल्कि बुद्ध धर्म को सपोर्ट करके इंडिया और सेंट्रल एशिया दोनों को एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी दी। कनिष्क के टाइम पर कुषाण एम्पायर इतना फैल गया था कि एक तरफ चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गया और दूसरी तरफ मध्य भारत में गंगा के किनारे तक। उसने सिल्क रूट को रिवाइव किया, इंडिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ा और बुद्धिस्ट मिशनरीज को पूरे एशिया में फैलने का रास्ता दिया। उसने एक ऐसे एम्पायर को लीड किया जहां ग्रीक, पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन कल्चर्स एक साथ थ्राइव कर रहे थे, जिसे आज हम इंडो कुशन सिंक्रेटिज्म कहते हैं। कनिष्क का राज्य सिर्फ तलवार से नहीं, माइंडसेट से भी चला और इसी माइंडसेट ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अभी तक हमने देखा कैसे एक पलायन करते हुए ट्राइब ने धीरे धीरे एक एम्पायर खड़ा किया और फिर भारत के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 3 में हम देखेंगे जब ये आउटसाइडर रूलर्स सिर्फ टेरिटोरी नहीं लेते बल्कि कल्चर, रिलीजन और ट्रेड को भी परमानेंटली बदल देते हैं। कैसे उनके कॉइन्स, उनके मॉन्यूमेंट्स और उनके डिसीजंस ने भारत को एक नया मोड़ दिया। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक। अब तक हम एक ऐसे साम्राज्य की परतें खोल चुके हैं जिसका नाम शायद आपने कभी इतिहास की किताब में बस एक बार पढ़ा हो, लेकिन जिसकी छाया आज भी हमारी संस्कृति, कला और सोच में जिंदा है। हमने जाना कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों निकले अपने घर से और कैसे धीरे धीरे लड़ते भिड़ते भारत की जमीन तक पहुंचे। हमने उनके राजा देखे, कुजुला, विमा और कनिष्क जैसे नाम जिनकी कहानियां कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में दब चुकी हैं लेकिन मिट नहीं पाई। अब बारी है जानने की कब और कैसे उन्होंने एक छोटे से जनजातीय समूह से एक सुपर पावर एम्पायर बनने का सफर तय किया। और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा पल था जब हिस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक ट्राइब नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। चलो अब इसी सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। पेशावर के नाम से जानते हैं। यह शहर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह सिल्क रूट के रास्ते पर था और सेंट्रल एशिया को इंडिया से जोड़ता था, इसलिए यहां से एम्पायर की कमान संभालना आसान था। दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी थी मथुरा। मथुरा इंडिया के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक थी, इसलिए कुशन रूलर्स ने इसे भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का हब बनाया। मथुरा से उन्हें इंडिया के अंदरूनी हिस्सों पर बेहतर नियंत्रण मिला। अब बात करते हैं उनकी टेरिटरी की, यानी उस इलाके की जहां कुशन साम्राज्य का राज था। उनका नियंत्रण था आज के अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक, मतलब पश्चिम में बैक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान का हिस्सा, और पूर्व में गंगा नदी के मैदान। ये काफी बड़ा और विविधतापूर्ण क्षेत्र था, पहाड़, मैदान और घाटी सब शामिल। सबसे खास बात यह कि कुषाण साम्राज्य का शासन एक ऐसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क पर था जिसे हम आज सिल्क रूट कहते हैं। यह व्यापार का वो रास्ता था जो चीन, मध्य एशिया, भारत और यूरोप को जोड़ता था। इस रास्ते पर बहुत से शहर थे जो व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने, जैसे बागरम और टैक्सीला। बागरम जो अफगानिस्तान में था, कुषाण साम्राज्य का एक बड़ा मिलिट्री और ट्रेडिंग सेंटर था। वहीं टैक्सीला जो आज के पाकिस्तान में है, एक प्रसिद्ध शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र था। यहां से ट्रेड, बुद्ध धर्म और कला का विस्तार होता था। तो कुल मिलाकर कुषाण साम्राज्य का शासन एक बड़ा, स्ट्रेटेजिक और कल्चरली रिच क्षेत्र था जिसने एशिया को जोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। मथुरा जो उत्तर भारत में था, हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी एक बड़ा केंद्र था। यहां से बहुत सारी मूर्तियां, मंदिर और रिलीजियस टेक्स्ट्स मिले हैं जो कुषाण समय की कला और स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। गांधार जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान के सीमा इलाके में था, कुषाण कला का दिल था। यहाँ की कला में ग्रीक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जिसे गंधरा आर्ट कहा जाता है। इस कला ने बौद्ध धर्म के चित्रण में एक नया और बहुत ही खूबसूरत रूप दिया। अब बात करते हैं कि कुषाण साम्राज्य का दायरा हम कैसे समझते हैं। इसके लिए हमारे पास मुख्य सोर्सेज हैं सिक्के, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस। कुषाण के सोने और तांबे के सिक्कों पर अलग अलग देवताओं के चित्र होते थे, जैसे भगवान शिव, बुद्ध और जरूर कुछ ग्रीक देवता भी। यह दिखाता है कि वे एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थे और साथ ही उनकी रीच भी बहुत बड़ी थी। इंस्क्रिप्शंस में हमने कुषाण शासकों के नाम, उनकी विजय और शासन की सीमाओं के बारे में जानकारी पाई है। ये इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, जो बताते हैं कि उनका प्रभाव कितना दूर तक था।
इसलिए सिक्कों और लिखित दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि कुशन साम्राज्य एक बड़ा, विस्तृत और विविधतापूर्ण साम्राज्य था, जो सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़े हुए था। भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था। यहाँ की खेतियां, सोना, मसाले और सबसे खास हाईली स्किल्ड आर्टिजन्स ने पूरे एशिया में भारत की रेप्यूटेशन बना रखी थी। सोचिए, एक ऐसा देश जहां किसान खाने लायक सरप्लस अनाज उगा रहे थे, जहां सोने के सिक्कों से बाजार चमकते थे, जहां के कपड़े, धातु और मूर्तियों की डिमांड चीन से लेकर रोमन एम्पायर तक थी। तो क्या कोई एम्बिशियस पावर इसे इग्नोर कर सकती थी? अब दूसरी बड़ी वजह थी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इंडिया उस वक्त एक यूनाइटेड एम्पायर नहीं था। छोटे छोटे राजाओं के किंगडम थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और जब कोई बाहरी ताकत ऐसी स्थिति देखती है तो उसे यही लगता है डिवाइड एंड रूल का परफेक्ट मौका। कुशन रूलर्स ने यही किया। उन्होंने पहले बॉर्डर रीजन्स जैसे बैक्ट्रिया और काबुल वैली को अपने कंट्रोल में लिया, फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुसे, क्योंकि रेजिस्टेंस कमजोर था और पॉलिटिकल यूनिटी लगभग नॉन एग्जिस्टेंट। और तीसरी वजह, जो थोड़ी कम ऑब्वियस है लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक थी, ट्रेड नेटवर्क को कंट्रोल करना। कुशान एम्पायर के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो चाइना, इंडिया, रोम के बीच चल रहे सिल्क, स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स के व्यापार को डोमिनेट करना चाहते थे। सिल्क रूट से आने जाने वाले हर व्यापारी से टैक्स वसूलना, स्ट्रेटेजिक ट्रेड सिटीज जैसे टैक्सीला, मथुरा और बाग्राम को कंट्रोल करना, ये उनकी एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो बेसिकली उनका भारत पर आना सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव थी, धन, सत्ता और कंट्रोल के लिए। और उन्होंने ये सब काफी हद तक हासिल भी किया, जहां वो अपना नाम और लेगेसी बना सकें। और इसके लिए उन्होंने भारत की स्पिरिचुअल डेप्थ और वैचारिक रिचनेस को भी समझा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुद्धिज्म। भारत में उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था, खासकर ट्रेड रूट्स और अर्बन सेंटर्स में। और कुशन रूलर्स, खासकर कनिष्क, ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्टिवली सपोर्ट किया, उसके सीक्रेट सेंटर्स को पैट्रोनेज दिया, जैसे टैक्सीला, नालंदा, मथुरा और खास तौर पर गंधारा, जहां बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और स्टूपस बनाए गए। स्कॉलर्स को स्पॉन्सरशिप दी गई और काउंसिल्स तक आयोजित की गई, जिससे बौद्ध धर्म की रीच सेंट्रल एशिया और चाइना तक फैल गई। अब यह सिर्फ धार्मिक कदम नहीं था, ये एक सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी थी, जिससे उन्हें भारतीय जनता में एक्सेप्टेबिलिटी मिली और साथ ही उनके एम्पायर को एक मॉरल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी मिला। इसके अलावा भारत एक कल्चरली रिच और वैभवशाली भूमि थी, जहां शासन करना एक प्रेस्टीज मैटर था। जैसे आज कोई वर्ल्ड लीडर यूएन में स्पीच देना चाहता है, वैसे ही उस समय रूलर्स चाहते थे कि उनका कंट्रोल भारत जैसे प्रतिष्ठित रीजन पर हो, क्योंकि यहां राज करना मतलब था मैं सिर्फ जीतता नहीं, मैं सिविलाइजेशन को शेप करता हूं। और सबसे जरूरी बात, कुशन्स को एक स्टेबल बेस चाहिए था। सेंट्रल एशिया की घुमंतू लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट से निकलकर उन्हें ऐसी जमीन चाहिए थी जहां एग्रीकल्चर भी हो, ट्रेड भी हो और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया जा सके। भारत ने उन्हें ये सब दिया। तो आखिरकार भारत पर उनका आक्रमण कोई रैंडम इन्वेजन नहीं था, ये एक सोची समझी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी, जहां धर्म, सत्ता, संस्कृति और भूगोल सब आपस में जुड़ते हैं। कुशन एम्पायर का स्ट्रक्चर कोई लूजली हेल्ड ट्राइबल सिस्टम नहीं था। उन्हें अच्छी तरह समझ था कि इतने बड़े इलाके पर राज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजधानी से लेकर रिमोट इलाकों तक एक हायरार्किकल सिस्टम डेवलप किया, जहां सबसे ऊपर था राजा और उसके नीचे थे प्रांतीय गवर्नर, लोकल सेटअप्स, टैक्स कलेक्टर्स और मिलिट्री हेड्स। हर रीजन को स्ट्रेटेजिकली असाइन किया गया ताकि लॉ, ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन सही तरीके से हो सके। ये स्ट्रक्चर कुछ मौर्यन एम्पायर की याद दिलाता है, लेकिन कुशन्स ने इसमें अपना टच भी जोड़ा, जैसे ट्रेड सिटीज को स्पेशल स्टेटस देना और मिलिट्री आउटपोस्ट्स को रिलीजियस सेंटर्स के पास सेट करना, ताकि स्टेबिलिटी और लॉयल्टी दोनों मेंटेन रहे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है उनका एक बहुत स्मार्ट और मॉडर्न तरीका, लैंग्वेज पॉलिसी। कुशन रूलर्स समझते थे कि एक ही भाषा थोपने से एम्पायर नहीं चलता, इसलिए उन्होंने अपनाई बहुभाषिक नीति। उनके इंस्क्रिप्शंस ग्रीक में भी मिलते हैं, स्पेशली इन द वेस्ट, बैक्ट्रियन में भी, जो उनका ओरिजिनल सेंट्रल एशियन टंग थी, और जैसे जैसे उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में गहरा हुआ, वो संस्कृत को भी अपनाने लगे,
स्पेशली रिलीजियस और फिलोसॉफिकल इंस्क्रिप्शंस में। ये स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी क्योंकि इससे लोकल लोगों को लगता था कि ये हमसे अलग नहीं है और बाहर के ट्रेडर्स को लगता था कि यहाँ बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। और फिर आता है एक ऐसा पॉइंट जो उन्हें दूसरे इन्वेडर्स से अलग बनाता है, रिलीजियस टॉलरेंस। कुशन्स ने सिर्फ एक रिलीजन को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म तीनों को सपोर्ट किया। आप उनके कॉइन्स देखिए, कभी शिवा की मूर्ति होती है, कभी बुद्धा की और कभी पर्शियन गॉड मिथ्रा की। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, ये मैसेज था, हम सबके राजा हैं, हम धर्म से नहीं व्यवस्था और विकास से राज करते हैं। और इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक एक मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस पॉपुलेशन से बिना रिबेलियन के लॉयल्टी मिली। शुरुआत करते हैं कनिष्क से, जो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि एक विजनरी रिफॉर्मर था और उसी की वजह से शुरू हुई बौद्ध धर्म की सबसे अहम घटनाओं में से एक चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये काउंसिल करीब 100 सीई के आसपास हुई थी, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में। इसका मकसद था बौद्ध धर्म के विचारों को कंपाइल करना और उसे नई पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बनाना। यहीं से महायाना बुद्धिज्म को एक ऑर्गेनाइज्ड फिलॉसफी के रूप में पहचान मिली और कनिष्क ने इसे एक्टिवली सपोर्ट किया। तो इनडायरेक्टली बौद्ध धर्म को सेंट्रल एशिया और चाइना तक पहुंचाने में कनिष्क का रोल डिसाइसिव रहा। अब आते हैं उस चीज पर जो कुषाण एम्पायर को दुनिया भर में पहचान दिलाती है, गंधारा आर्ट। गंधारा रीजन, आज का नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक कल्चरल एक्सप्लोजन हुआ, जहां इंडियन स्पिरिचुअलिटी और ग्रीक एस्थेटिक्स का ऐसा मेल हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। आपने जो बुद्धा की पहली मूर्तियां देखी हैं, घुंघराले बाल, ग्रीक स्टाइल टोगा, नाक नक्श, ऑलमोस्ट रोम के स्कल्पचर्स जैसे, वो इसी पीरियड की हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी भारतीय थी पर उसका विजुअल लैंग्वेज ग्रीक थी और यही स्टाइल पूरे सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया में पॉपुलर हो गई। अब बात करें सिक्कों की, तो कुषाण्स शायद साउथ एशिया के सबसे बोल्ड कॉइन मेकर्स थे। उन्होंने सिर्फ करेंसी नहीं चलाई बल्कि कॉइन्स को राजनीतिक और धार्मिक सिंबलिज्म का टूल बना दिया। उनके सोने के सिक्कों पर शिवा, बुद्धा और पर्शियन गॉड्स तीनों की इमेजेस मिलती हैं। ये एक तरह से एम्पायर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, मल्टी रिलीजियस, इंक्लूसिव और पॉलिटिकली अवेयर। इन कॉइन्स की लैंग्वेज भी अलग अलग थी, ग्रीक, बैक्ट्रियन, संस्कृत सब मिलती हैं, यानी हर सिक्का खुद एक इतिहास की किताब है। लेकिन हर गोल्डन एज के बाद आता है डिक्लाइन और कुशन एम्पायर भी इससे बच नहीं सका। 3 मेन वजहें थीं। सासानियन एम्पायर का उदय, जिसने पश्चिम से अटैक करना शुरू किया और कुशन्स के सेंट्रल एशियन इलाकों को छीन लिया। गुप्त साम्राज्य का राइज, भारत में एक नई शक्तिशाली शक्ति उभर रही थी जो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करने लगी। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लगा, स्थानीय शासकों ने ऑटोनॉमी ले ली और एम्पायर की यूनिटी टूटने लगी। तो जिस एम्पायर ने सेंट्रल एशिया से लेकर गंगा घाटी तक एक कल्चरल ब्रिज बनाया, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल क्रैक्स की वजह से टूटने लगा। लेकिन आज भी उनके सिक्के, उनकी आर्ट और उनका कंट्रीब्यूशन बौद्ध धर्म में एक ऐसे लेगेसी छोड़ गए हैं जो कभी मिट नहीं सकती। कभी कभी हिस्ट्री इतनी साइलेंटली काम करती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम आज भी किस चीज के इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। कुषाणों की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही है। कभी सोचा है, आज भी भारत में जो गवर्नमेंट कैलेंडर चलता है जिसमें आपकी स्कूल हॉलीडेज मार्क होती है, वो शक संवत है जिसकी शुरुआत हुई थी कनिष्क के शासनकाल में करीब 1900 साल पहले। मतलब वो राजा तो अब म्यूजियम में स्टोन स्टैचूज बन चुका है, लेकिन उसका कैलेंडर सिस्टम आज भी हमारी लाइफ में चल रहा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में घूमने जाएं तो एक जगह आपको बार बार सुनाई देगी, मथुरा। सिर्फ कृष्णा जन्मभूमि ही नहीं, ये शहर कभी कुशन एम्पायर का धार्मिक और आर्टिस्टिक सेंटर था। या फिर चले जाइए टैक्सिला, जो आज पाकिस्तान में है, कभी पूरी एशिया की सबसे एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज में से एक हुआ करती थी। या फिर गंधारा, जहां की आर्ट स्टाइल ने बुद्धा की मूर्ति को एक पहचान दी। ये सारी जगहें आज भी टूरिस्ट हब्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कल्चरल ब्लेंड को जन्म दिया जो इंडो ग्रीक, इंडो आयरेनियन और इंडियन एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ता है। मतलब जो एम्पायर सिर्फ 200-300 साल चला, उसका इम्प्रिंट आज भी भारत की कला, भाषा, इतिहास और सोच में जिंदा है।
इतिहास कभी सिर्फ पुरानी बातें नहीं होता, वो हमारे आज में भी धीरे धीरे सांस लेता है, बिना हमें बताए। अब इमेजिन करो, अगर कुषाण कभी भारत ना आते तो क्या बौद्ध धर्म इतना दूर तक फैल पाता? क्या हम आज चीन, कोरिया, जापान तक बुद्ध की टीचिंग्स की बात करते? क्योंकि कनिष्क ने ही तो वो रास्ते खोले थे जहां से बुद्धिज्म ने सिल्क रूट के जरिए एक पूरी दुनिया का सफर तय किया। और यही तो असली सवाल है, क्या हम कभी पूरी तरह समझ पाएंगे कि उनका असर कितना गहरा था? क्योंकि उनकी लेगेसी कोई एक मॉन्यूमेंट में बंद नहीं है, वो फैली हुई है हमारी कॉइन्स, कैलेंडर, कल्चर, यहां तक कि हमारी सोच में भी। कुषाण साम्राज्य आज भले ही टेक्स्ट बुक्स के एक पन्ने तक सिमट गया है, पर वो एम्पायर आज भी जिंदा है, भारत के डीएनए में, एक इनविजिबल लेगेसी की तरह, जो हर बार हमें क्वाइटली ये रिमाइंड कराता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो याद रखा गया, बल्कि वो भी है जो कभी भुला दिया गया लेकिन मिटा नहीं। अब पूरी कहानी आपके हाथ में है, एक फॉरगॉटन एम्पायर की, जिसने चुपचाप भारत की रचना में अपना हिस्सा जोड़ दिया। अगर यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सोचो, ऐसे और कितने भूले बिसरे राज अभी भी हमारी हिस्ट्री में छुपे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि हम ऐसी अनहर्ड स्टोरीज को जिंदा रखें तो बस एक छोटा सा स्टेप, लाइक करो। कमेंट में बताओ कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं जो शायद आपको टेक्स्ट बुक्स ने कभी नहीं बताई। और अगर आप चाहते हो कि दूसरों तक भी ये कहानी पहुंचे तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, एक और छुपे हुए इतिहास